दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग इस समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का खनिज संसाधन, जिसमें हम लोग पार्ट ए और बी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 11 पार्ट सी। इसमें आप सबसे पहले हम बात करते हैं बायराइट्स की। बेरियम सल्फेट का यह खनिज रूप है, यानी BaSO4। इसका प्रयोग दोस्तों व्यापक रूप से रेडियो अपारदर्शी एजेंट या एक्सरे कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और बढ़िया से बताने का प्रयास करूं तो चिकित्सा विज्ञान में जब पेट या आंतों का एक्सरे या सिटी स्कैन करना होता है तो डॉक्टर मरीज को इसी बेरिलियम मील को पिलाता है। क्योंकि बेरियम सल्फेट एक्सरे की किरणों को रोक देता है, यानी एक रेडियो अपारदर्शी है। ये क्या है? ये रेडियो अपारदर्शी है दोस्तों ये, ठीक है। इसीलिए यह शरीर के अंदरूनी अंगों की बिल्कुल साफ और स्पष्ट तस्वीर जो है खींचने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अन्य फैक्ट्स की बात करूं तो विश्व में इसका 90% उत्पादन तेल कुओं की ड्रिलिंग के काम में आता है। और दोस्तों, यह फैक्ट जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि जब ज़मीन से या ज़मीन के नीचे से कच्चा तेल या गैस निकालते हैं तो उसके लिए कुएं खोदे जाते हैं, तो वहाँ बहुत अधिक दबाव होता है दोस्तों। इस उच्च दबाव को नियंत्रित करने और ड्रिलिंग मड, यानी जो पूरा का पूरा गारा या मिट्टी का वो मिक्स होता है, मिट्टी और वाटर का, इसके भारी दबाव इसको जो है भारी बनाने के लिए 90% बायराइट का उपयोग दोस्तों किया जाता है। इसका उच्च घनत्व तेल और गैस को अचानक ऊपर जो है उबलने से क्या करता है, रोक देता है। इसीलिए इसका प्रयोग ड्रिलिंग में किया जाता है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो है 90% भंडार यहाँ पर पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए यह एक छत्र राज्य करता है। भारत में कुल बायराइट संसाधनों का लगभग 90% से अधिक भंडार दोस्तों अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में संचित है। भंडार और उत्पादन दोनों के ही मामले में आंध्र प्रदेश का भारत में एकदम एकाधिकार यानी मोनोपॉली है। और बात करें अगर मंगमपेट जो है आपका भंडार की, तो यह आंध्र प्रदेश की कुडप्पा जिले में स्थित है दोस्तों मंगमपेट खदान। और पूरे विश्व में बायराइट का सबसे बड़ा एकल संचित भंडार यहाँ पाया जाता है, यानी सिंगल लार्जेस्ट। और परीक्षा का मतलब एक सुपर हार्ट प्रश्न है ये। और इसके अलावा अगर दोस्तों मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो दुनिया भर में बायराइट्स उत्पादन में भारत जो है अभी सेकंड रैंक रख रहा है। और नंबर 1 पे दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्थान है। नंबर 1 पे दोस्तों आपका फर्स्ट पे कौन है? वेल नोन है, चाइना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं टाइटेनियम की। लड़ाकू विमान इससे दोस्तों बनाए जाते हैं, मिसाइलें बनाई जाती हैं, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान व परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग दोस्तों होता है, ठीक है। और मार्च 2011 में केरल में इस धातु के उत्पादन के लिए देश का पहला जो है दोस्तों कारखाना स्थापित किया गया था। आवर्त सारणी का एक शुद्ध प्राकृतिक तत्व या धातु है, क्योंकि कहीं कहीं टाइटेनियम को दोस्तों मिश्र धातु मिल जाता है लिखा हुआ, जो कि पूर्णतः गलत है। यह मिश्र धातु नहीं बल्कि शुद्ध धातु है दोस्तों। अयस्क की बात करूं अगर मैं टाइटेनियम की, तो एल्मेनाइट और रोटाइल इसके दो प्रमुख अयस्क हैं दोस्तों। इसे रणनीतिक धातु या अजूबा धातु भी दोस्तों कहा जाता है, यानी वंडर मेटल। इसका कारण यह है कि लोहे और स्टील जितनी मजबूत होती है, लेकिन वजन में उससे लगभग 45% हल्की होती है। विमानों और अंतरिक्ष यानों को उड़ाने के लिए हमें ऐसी ही धातु चाहिए जो मजबूत भी हो और हल्की भी हो। इसके अलावा दोस्तों इस धातु पर पानी, समुद्री नमक या किसी भी एसिड का कोई असर नहीं होता है। इसमें कभी जंग नहीं लगती। यही कारण है कि समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े युद्धपोत जो होते हैं और पनडुब्बियां, इनके बाहरी हिस्से को बनाने के लिए टाइटेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं तो इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट यह रखता है। जब कोई मिसाइल या लड़ाकू विमान हवा को चीरते हुए सुपरसोनिक स्पीड से दोस्तों उड़ता है तो उस घर्षण के कारण क्या होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। आम धातुएं इतने तापमान पर पिघल जाते हैं या पूरी तरह से मुड़ जाती हैं, लेकिन टाइटेनियम जो होता है वह है लगभग 1668 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दोस्तों झेल सकता है। इसीलिए यह आसानी से इस ताप को बर्दाश्त कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो
परीक्षा का एक बहुत ही अनोखा फैक्ट यह है कि टाइटेनियम एकमात्र ऐसी धातु है जिससे हमारा शरीर जो है ये क्या करता है, नफरत नहीं करता, यानी यह जहरीली नहीं है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो शरीर के अंदर जो कृत्रिम जोड़ यानी इसके अलावा पेसमेकर या जो प्लेट्स लगाई जाती हैं वे टाइटेनियम की ही बनी होती हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों मैंने अभी आपको बताया टाइटेनियम के अयस्क के बारे में। तो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके दो ही मुख्य अयस्क हैं, इल्मेनाइट है और आपका दूसरा है आपका रूटाइल। भारत में केरल हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु के समुद्र तटीय जो बालू हैं उसमें इल्मेनाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो इल्मेनाइट याद करके रखिएगा, ये आपका टाइटेनियम यहीं से, ये अयस्क है, इससे टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कायनाइट की। तो कायनाइट दोस्तों मुख्य रूप से उन चट्टानों में पाया जाता है जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अपना रूप बदल लेती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टानें। यह गर्मी बर्दाश्त करने वाला एक मेटल होता है, मिनरल होता है, रिफैक्टरी मिनरल इसको बोलते हैं दोस्तों, रिफैक्टरी मिनरल दोस्तों। ठीक है, कायनाइट की यह सबसे बड़ी खूबी है, यह बहुत उच्च तापमान को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है और पिघलता नहीं। इसी खूबी के कारण दोस्तों इसका उपयोग जो है हम मेटलर्जिकल जो है इंडस्ट्रीज में करते हैं, यानी जो धातु कर्म विज्ञान वाले इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है। जैसे जहाँ लोहा या अन्य धातुएं पिघलाई जाती हैं, उन भट्टियों के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उनको बनाने में दोस्तों कायनाइट का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके अलावा अन्य फैक्ट की, तो मृत्तिका होती हैं यानी सिरेमिक्स और जो शीशा उद्योग होता है, तो उच्च गुणवत्ता वाले जो बर्तन बनाए जाते हैं, कांच और बिजली के सामान बनाए जाते हैं जो बहुत तेज़ गर्मी में भी सुरक्षित रहते हैं, उनको बनाने में भी इसी कायनाइट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यह एल्युमिनियम का एक सिलिकेट खनिज है दोस्तों। एल्युमिनियम का सिलिकेट खनिज कौन सा है, आपका कायनाइट दोस्तों। और दोस्तों यह नीले रंग में पाया जाता है। कायनाइट का रंग कैसा होता है, नीला। ध्यान कर रहा हूँ। विश्व में यूएसए के पश्चात कायनाइट जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक यूएसए के बाद भारत है। और एक ग्रुप है दोस्तों सिल्मेनाइट ग्रुप, इसमें आपका कायनाइट, सिल्मेनाइट एंड एंड्रूसाइट ये तीन आते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। देश का लगभग संपूर्ण कायनाइट उत्पादन दोस्तों 3 राज्यों में होता है, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, झमक आप याद कर सकते हैं। भंडारण में दोस्तों इस समय नंबर 1 पर है कायनाइट के तेलंगाना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सिल्मेनाइट ग्रुप की, जिसको कि हम हिंदी में त्रिमूर्ति खनिज भी कहते हैं, तो जो ये भूविज्ञान होता है, भूविज्ञान में कायनाइट, सिल्मेनाइट और एंड्रालुसाइट इसको एक्चुअली बोलते हैं दोस्तों, को जुड़वा भाई कहा जाता है। इन तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, बस इनकी आंतरिक बनावट दोस्तों अलग होती है। परीक्षा में इन्हें रिफैक्टरी मिनरल्स के रूप में पूछा जाता है। और ये झारखंड की दोस्तों एक खदान है जिसका नाम है लाप्सा बुरू खदान है दोस्तों। परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यह कि झारखंड के सिंहभूम जिले में यह स्थित है और इसमें दुनिया में कायनाइट की सबसे बड़ी निक्षेपों में से यह एक मानी जाती है। मतलब कायनाइट का बहुत बड़ा भंडारण आपका झारखंड की लाप्सा बुरू खदान में स्थित है और यहाँ से उसका उत्खनन होता है। अब दोस्तों कायनाइट के बाद हम बात करते हैं सिल्मेनाइट की। इसका उपयोग मृत्तिका उद्योग, धातु विज्ञान, शीशा, ऑटोमोबाइल तथा सीमेंट उत्पादन में होता है। इसमें उच्च तापमान को सहने का विशेष गुण पाया जाता है। भारत शीर्ष सिल्मेनाइट उत्पादक देश है। उड़ीसा उत्पादन में भागीदारी 50% रखता है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों जो इसका ये उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है यह भी 1550 से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से झेल जाता है, ठीक है, और पिघलता नहीं है। इसी खूबी के कारण इसका उपयोग दोस्तों लोहा और स्टील पिघलाने वाली भट्टियों की अंदरूनी परतें बनाने में किया जाता है, जैसा कि आपको मैंने अभी कायनाइट के बारे में भी बताया था, ठीक है। और सीमेंट की भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है।
कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कांच को पिघलाने वाली जो भट्टी होती है वो भी किसकी बनी होती है, सिल्मेनाइट की, अंदरूनी उसको परत सिल्मेनाइट की बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ऑटोमोबाइल उद्योग में बात करूं तो ऑटोमोबाइल उद्योग में दोस्तों आपका जो ये स्पार्क प्लग होते हैं और इंजन के कुछ अंदरूनी या खास हिस्से होते हैं उसमें भी आपका सिल्मेनाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। दोस्तों यह कायनाइट की तरह यह भी एल्युमिनियम का एक सिलिकेट खनिज है जो मुख्य रूप से कायांतरित चट्टानों जैसे सिस्ट और नीस में पाया जाता है। सिस्ट और नीस में पाया जाता है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक में जैसे आपका कायनाइट पाया जाता है। ठीक है, भारत दुनिया में सिल्मेनाइट के सबसे बड़े उत्पादक और समृद्ध देशों में शीर्ष स्थान पर गिना जाता है दोस्तों। ठीक है, और उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश के कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी क्या है, लगभग 50% है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं मैग्नेसाइट की। इसका प्रयोग रिफैक्ट्री ईंट विशेष की सीमेंट, टाइल, अग्निसह फर्श बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये आपका जो मैग्नेसाइट है ये आपका जो ये सिल्मेनाइट ग्रुप है इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको पता है कायनाइट, सिल्मेनाइट और एंडालुसाइट आते हैं। ये तीनों ही एल्युमिनियम के सिलिकेट हैं और स्वभाव से दोस्तों यह अम्लीय या तटस्थ होते हैं। सिल्मेनाइट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ये मैग्नेसाइट है रासायनिक रूप से दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, और स्वभाव से क्या होता है, यह बेसिक यानी क्षारीय होता है दोस्तों। इसलिए दोनों में यह बेसिक अंतर है, मैग्नेसाइट और ये सिल्मेनाइट ग्रुप में। इसके अलावा दोस्तों लोहा और जो स्टील पिघलाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं इसमें तापमान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये मैग्नेसाइट है यह दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से झेल जाता है। इसकी ये अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए इसका सबसे मुख्य उपयोग दोस्तों लोहा एवं इस्पात उद्योग की जो धमन भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ये रिफैक्ट्री ईंटें होती हैं, ये रिफैक्ट्री ईंटें क्या होती हैं कि गर्मी से ना पिघलने वाली जो ईंटें होती हैं उन्हीं को हम दोस्तों क्या कहते हैं, रिफैक्ट्री ईंटें कहते हैं। वहाँ भी इसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका, मैग्नेसाइट का। ठीक है, और अन्य उपयोग की दोस्तों मैं बात कर लूँ तो एक विशेष प्रकार की मजबूत सीमेंट इससे बनाई जाती है। फर्श की टाइल्स और अग्निसह फर्श यानी जो फायर प्रूफ फ्लोरिंग होती है इनको बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके मैग्नेसाइट के भंडारण में नंबर 1 पर दोस्तों आपका उत्तराखंड है, जबकि उत्पादन में दोस्तों आपका तमिलनाडु नंबर 1 पे है मैग्नेसाइट के उत्पादन में। अभी भी ये फैक्ट अभी भी सही है। और दोस्तों ये तमिलनाडु का दोस्तों ये उत्पादन में सलेम जिला जो है मुख्य स्थान रखता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्टेटाइट यानी साबुन के पत्थर की। तो स्टेटाइट वास्तव में टेल्क खनिज का ही एक रूप है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सील खड़ी या घिया पत्थर बोलते हैं दोस्तों। साबुन का पत्थर दोस्तों इसको क्यों कहते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मुलायम खनिज है यह दोस्तों, यानी सॉफ्टेस्ट मिनरल आप इसको कह सकते हैं। जब आप इसे छुएंगे तो वह बिल्कुल नहाने के साबुन जैसा चिकना और मुलायम महसूस होता है, इसीलिए इसे दोस्तों हम साबुन का पत्थर कहते हैं। इसे नाखून से भी आप आसानी से खुरच कर निकाल सकते हैं। गर्मियों में जो टैल्कम पाउडर यानी जो ठंडा ठंडा पाउडर हम और आप यूज करते हैं वह इसी पत्थर को बिल्कुल बारीक पीस कर बनाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, कागज में, पेंट और प्लास्टिक उद्योगों में भी किया जाता है। और जो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, इसकी खूबी को बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे वो। ठीक है, यह इतना मुलायम था कि इस पर नक्काशी करना बहुत आसान था। तो खुदाई में मिली जो अधिकांश वर्गाकार और आयताकार मोहरें जिन पर एक सींग वाले सांड या पशुपति शिव की आकृतियाँ बनी हुई हैं वो इसी सील खड़ी से दोस्तों बनाई जाती थी। दुनिया में इसके उत्पादन में दोस्तों चीन आपका पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है अभी भी दोस्तों। इसके अलावा भारत में राजस्थान जो है ये एकाधिकार रखता है। संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही मामलों में राजस्थान इस समय नंबर 1 पर है। भारत का लगभग 60% से अधिक भंडार और 80% से अधिक उत्पादन दोस्तों राजस्थान इस समय कर रहा है, यानी ये सील खड़ी का। इसके अलावा अब राजस्थान का जैसे उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर जिले हो गए, यहाँ से मुख्यतः इनका उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश का भी नंबर आता है, तो मतलब उत्तराखंड के कुछ स्थानों से और आंध्र प्रदेश में भी जो है आपका ये स्टेटाइट निकाला जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एक आपको और फैक्ट बताऊं तो एक होता है मो स्केल, मो स्केल, MHOS। तो ये मो स्केल जो दोस्तों होता है ये खनिजों की कठोरता को मापने के लिए जो है ना, ये वैज्ञानिकों के पास एक पैमाना है, इसी को मो पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने पर दोस्तों 1 से 10 तक जो है पूरा नंबर लिखा होता है। जो आपका टैल्क यानी जो सेल खड़ी है, इस पैमाने पर दोस्तों ये फर्स्ट रैंक रखता है, मतलब सॉफ्टेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं हीरे की बात करूं तो हीरा यहाँ पे 10वें नंबर पे आता है, मतलब हार्डेस्ट। और दोस्तों स्टेरॉइड की एक बहुत बड़ी खूबी यह भी है कि यह बिजली का कुचालक होता है, इस पर किसी तेजाब का असर नहीं होता है, यह बहुत उच्च तापमान को भी सह सकता है। इसीलिए प्रयोगशालाओं की टेबल के जो ऊपरी हिस्से हैं और बिजली के जो स्विच बोर्ड हैं, इनको बनाने में जो है ये आपका स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं नमक की। नमक दोस्तों जिसे हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के नाम से भी जानते हैं, या तो सैलों से प्राप्त होता है या खारे समुद्री जल से सौरिक वाष्पीकरण द्वारा बनाया जाता है। यानी भगवान सूर्य की जो किरणें आती हैं उससे क्या होता है, पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है और नमक बच जाता है। लगभग 70% नमक का प्रयोग खाने के लिए, 28% रसायनों के निर्माण में तथा शेष 2% विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। सागरीय खारे जल से निर्मित नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की बात करूँ तो गुजरात 60% के साथ नंबर 1 पर है, तथा महाराष्ट्र के जो है आपके तटीवर्ती क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और राजस्थान में दोस्तों सांभर जयपुर ज़िले में स्थित, डीडवाना, फलौदी और पंचपद्रा आपका जोधपुर में, तथा लून करणसर आपका बीकानेर में स्थित है कि नमकीन झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान से देश का 11% दोस्तों नमक उत्पादित किया जाता है। अगर सैल लवण की यानी रॉक साल्ट की दोस्तों मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वहां से रॉक साल्ट का निष्कर्षण होता है, और वहां पे द्रंग और जुमा की खदानें जो है इसके लिए जानी जाती हैं दोस्तों। इस समय नंबर 1 पर नमक उत्पादन में गुजरात है, दूसरे पे आपका है राजस्थान, तीसरे पे आपका दोस्तों है तमिलनाडु। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कुछ और फैक्ट्स की बात करूं तो दुनिया भर में नमक उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दोस्तों 3rd रैंक रखता है। नंबर 1 पर इस मामले में दोस्तों चीन आता है, नंबर 2 पे आपका USA है, नंबर 3 पे आपका नमक उत्पादन में इंडिया है दोस्तों। राष्ट्रीय नमक दिवस की बात करूं दोस्तों, हर साल 8 अगस्त को राष्ट्रीय नमक दिवस मनाया जाता है, ये आप याद करके रखिएगा। और आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन जो है युक्त नमक ये क्या होता है, तो घेंघा रोग से बचाने के लिए साधारण नमक में क्या करते हैं, KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट ये मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोडीन नमक कहते हैं। और विज्ञान के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है यह कि आयोडीन नमक क्या होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम डोलोमाइट की, तो एक किस्म का चूना पत्थर है, ठीक है। चूना पत्थर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप CaCO3 इसके बारे में आप बढ़िया से जानते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो चूना पत्थर क्या होता है, मुख्य रूप से आपका यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन जब प्रकृति में इन चूना पत्थर के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 10% से दोस्तों ज़्यादा हो जाए, 10% से ज़्यादा हो जाए, यानी मैं कह सकता हूँ कि 20% तक बढ़ जाए, तो यह चूना पत्थर क्या होता है, यही जो है आपका डोलोमाइट में बदल जाता है। यह दिखने में दोस्तों एकदम चूना पत्थर जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर ज़्यादा होता है चूना पत्थर के मुकाबले। और दोस्तों जो ये लोहा पिघलाने वाली भट्टियाँ होती हैं, यानी ब्लास्ट फर्नेस इनको कहा जाता है, तो इसमें जो है इसका उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। फ्लक्स मतलब दोस्तों गालक, इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले वाली क्लासेस में। गालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भट्टी के अंदर क्या होता है, जो मौजूद अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ज़्यादातर सबसे बड़ी अशुद्धि तो दोस्तों उसमें सिलिका ही होती है, ठीक है, ये सिलिका को अपने साथ चिपका कर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जैसे
जैसा कि हमने मैग्नेसाइट में पढ़ा था कि यह भट्ठी की दीवारों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए रिफ्रैक्टरी सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टरी ईंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों डोलोमाइट का। अब दोस्तों बात करते हैं हम एस्बेस्टस की। एक सेकेंड दोस्तों, उत्पादन में दोस्तों आपका डोलोमाइट सबसे ज़्यादा उत्पादन डोलोमाइट का उड़ीसा में होता है और भंडारण में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश इस समय नंबर 1 पर है। और दोस्तों ये आपका जो उड़ीसा का एक ज़िला है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ ज़िले से डोलोमाइट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एस्बेस्टस की। तो दोस्तों डोलोमाइट के बारे में मैं थोड़ा सा और फैक्ट्स आपको बता दूं तो लोहा इस्पात के अलावा दोस्तों डोलोमाइट का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग अगर कहीं होता है तो वह है सीमेंट उद्योग, कांच यानी शीशा उद्योग और किसी में जो है मतलब खेतों में खाद उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यह मिट्टी की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करने में मददगार होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो ये बिलासपुर जिला है, ठीक है, वहाँ की एक खदान है हिररी खदान दोस्तों, और रायगढ़ जिला भी डोलोमाइट के भारी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग भिलाई स्टील प्लांट में बड़े पैमाने पर दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं मोटा मोटा बात करें तो डोलोमाइट क्या है, एक विशेष प्रकार का चूना पत्थर ही है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। इसका सबसे मुख्य उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में भट्टियों के अंदर अशुद्धियां साफ करने में होता है। इसके अलावा वर्तमान जो आंकड़ों के अनुसार डोलोमाइट के वास्तविक उत्पादन में उड़ीसा दोस्तों आपका फर्स्ट रैंक रखता है और संचित भंडार में लेकिन आपका मध्य प्रदेश सबसे आगे है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं एस्बेस्टस की। इसकी रेशेदार संरचना तथा आग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक है। इसका उपयोग अग्निसह कपड़े, विद्युत रोधी चटाई आदि बनाने में दोस्तों किया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो अधिकांश खनिज या पत्थरों या क्या होते हैं, जो ये क्या होते हैं दोस्तों आपका, या तो पत्थर के रूप में पाए जाते हैं या फिर क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन एस्बेस्टस एक ऐसा खनिज है जो रेशेदार यानी धागे जैसी संरचना में पाया जाता है। इसके रेशे इतने महीन और मजबूत होते हैं कि इन्हें क्या होता है, कपड़ों की तरह दोस्तों बुना जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी की अगर मैं बात करूं तो इस पर आग, अत्यधिक गर्मी, बिजली और एसिड का कोई भी असर नहीं होता। यह पूरी तरह से दोस्तों क्या है, फायर प्रूफ है। इसे दोस्तों मैग्नीशियम के साथ मिलाकर मैग्नीशिया ईंट बनाई जाती है, जिसका उपयोग उष्मा रोधन के लिए होता है। तो दोस्तों जो ये अग्निसह कपड़े यानी फायर प्रूफ क्लॉथिंग होती है, दमकल कर्मी पहनते हैं। ठीक है, तो उनके जो दस्ताने होते हैं, हेलमेट होता है, सब कुछ आपका इसी का बना होता है। इसके अलावा गाड़ियों को जो ब्रेक लाइनिंग और क्लच फेसिंग में, ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगाने पर जो भीषण घर्षण या गर्मी पैदा होती है तो उसको भी एस्बेस्टस ही दोस्तों झेल सकता है, इसलिए वहाँ भी एस्बेस्टस का प्रयोग होता है। इसके अलावा निर्माण कार्य में अगर मैं बात करूं तो सीमेंट की चादरें इससे बनाई जाती हैं। गांव या कारखानों की छतों पर आपने देखा होगा कि इस तरीके की सीमेंट की चादर बनी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो जो ये सीमेंट की चादरें हैं दोस्तों, ठीक है, ये नालीदार पतले या पाइप इसमें डाले जाते हैं और उन्हें मजबूती देने के लिए सीमेंट में एस्बेस्टस के रेशे जो है मिला दिए जाते हैं। और भारत में दोस्तों एस्बेस्टस के मामले में राजस्थान का निर्विवाद रूप से एक छत्र राज्य है। देश का लगभग दोस्तों 95% से अधिक भंडार और उत्पादन अकेले राजस्थान से होता है। राजस्थान के दोस्तों कुछ ज़िले हैं, जैसे आपका उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, अजमेर, ठीक है, 3-4 ये ज़िले हैं, यहीं से मुख्यतः जो है आपका एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आंध्र प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही मामूली जो है वहाँ के कडप्पा ज़िले से किया जाता है। तो इसका कोई भी मतलब आप मेनली आप राजस्थान को ही याद करके रखिए। दोस्तों अगर मैं इसका एक और बहुत ही बढ़िया फैक्ट आपको बताऊं तो भले ही यह धातु बहुत उपयोगी है, लेकिन यह इंसानी स्वास्थ्य के लिए एक धीमा जहर है। जब एस्बेस्टस की खदानों या फैक्ट्रियों में काम होता है तो इसके सूक्ष्म रेशे हवा में तैरने लगते हैं। जब सांस के जरिए ये रेशे फेफड़ों में जाते हैं तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं और फेफड़ों को पूरी तरह ख़राब कर देते हैं। इस जानलेवा बीमारी को दोस्तों हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस के नाम से ही यह बीमारी बनी है, एस्बेस्टोसिस या फेफड़ों का कैंसर।
इसी खतरनाक कारण की वजह से दुनिया के 60 से अधिक देश दोस्तों इसके खनन और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुके हैं और भारत में भी अब नए खनन पट्टों पर कड़ाई से रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों अगर मैं 4 मुख्य बातें आपको इसके लिए कंठस्थ करवाना चाहूँ तो पहली है आपका एस्बेस्टस एक रेशेदार सिलिकेट खनिज है जो आग, बिजली और रासायनिक हमलों के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी होता है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो इसका मुख्य उपयोग अग्निरोधक कपड़े, गाड़ियों के ब्रेक शू और सीमेंट की चादरें बनाने में होता है। तीसरा, भारत में इसके उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का 95% से अधिक का एकाधिकार है। चौथी बात अगर दोस्तों मैं करूं तो इसके बारीक कणों से फेफड़ों की जानलेवा बीमारी एस्बेस्टोसिस होती है, जिसके कारण इसके उपयोग पर कड़े वैश्विक प्रतिबंध हैं। आई होप दोस्तों एस्बेस्टस के बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एपेटाइट की। इस खनिज का इस्तेमाल फास्फेट उर्वरक और फास्फोरिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। दोस्तों एपेटाइट को अगर मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो कोई एक अकेला खनिज नहीं है ये, बल्कि यह कैल्शियम फास्फेट खनिजों का एक समूह है। इसे आसान भाषा में आप फास्फेट का पत्थर भी कह सकते हैं। फास्फेट का पत्थर। दांतों और हड्डियों से दोस्तों अगर मैं इसका संबंध बताऊं तो हमारे दांतों की जो सबसे ऊपरी और सफ़ेद और मजबूत परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं दोस्तों, और हमारी जो हड्डियां होती हैं वे भी रासायनिक रूप से इसी एपेटाइट खनिज से मिलकर बनी होती हैं। फास्फेट उर्वरक में मैं बात करूं तो कृषि में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम एक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, नाम है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट और सुपर फास्फेट। ये जो है फास्फेट मतलब इसी एपेटाइट से ये खाद बनाई जाती है और इसका मुख्य आधार ही मतलब यही एपेटाइट है दोस्तों। फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसका उपयोग जो है शीतल पेयों जैसे आपका कोका कोला हो गया, ठीक है, इसमें खट्टा स्वाद देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरिक एसिड का। रसायनों और जंग हटाने वाले एजेंटों के निर्माण में भी दोस्तों इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों एपेटाइट भंडारण में नंबर 1 पर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, 57% से ज़्यादा के भंडार इसके पास पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्पादन में दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम जिला है वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है काशीपट्टनम क्षेत्र, वहाँ से एपेटाइट का निष्कर्षण किया जाता है। और दोस्तों जो आपका ये एपेटाइट है, ये एपेटाइट आपका एक लैटिन शब्द है APATEN, एपेटीन से बना है, ठीक है। एपेटीन का मतलब होता है धोखा देना। लैटिन में एपेटीन का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रकृति में हरे, पीले, नीले, बैगनी जैसे कई खूबसूरत रंगों में पाया जाता है, जिससे लोग अक्सर इसे हीरा पन्ना या एक्वामरीन समझकर धोखा खा जाते हैं। किसको? एपेटाइट को। तो दोस्तों अगर मैं 4 मुख्य बातें इसके बारे में बताना चाहूँ तो एपेटाइट मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट का खनिज रूप है, जिसका सबसे बड़ा उपयोग रासायनिक खाद यानी उर्वरक और फास्फोरिक एसिड बनाने में होता है। दूसरा, हमारे दांतों का एनिमल और हड्डियां भी इसी एपेटाइट खनिज के जैविक रूप से बनी होती हैं। तीसरा, वर्तमान जो आंकड़े बता रहे हैं एपेटाइट के कुल संचित भंडार में पश्चिमी बंगाल नंबर 1 पर है, लेकिन इसके वास्तविक उत्पादन में दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रॉक फास्फेट की। इसका मुख्य उपयोग क्या है? फास्फेट उर्वरक बनाने में। उत्पादन में राजस्थान का झामर कोटला जो खदान है उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए, और भंडारण में भी दोस्तों आपका राजस्थान है। वहीं पर मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की बात करूं तो रॉक फास्फेट के निक्षेप यहाँ भी पाए जाते हैं और लोकल लेवल पे ही यहाँ पे इसका उपयोग हो जाता है। और रॉक फास्फेट के जो हैं सबसे बड़े भंडार दुनिया में अगर मैं बात करूँ पूरे विश्व में, वो हम मोरक्को में पाए जाते हैं दोस्तों। यह एक दोस्तों क्या है? औषधि वो जो है चट्टानी खनिज है जिसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका 90% से अधिक उपयोग फास्फेटिक उर्वरकों जैसे सुपर फास्फेट और डीएपी बनाने में होता है, जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने और फसलों को जल्दी पकाने के लिए अनिवार्य है। यह खेती के लिए एक और वजह से ज़रूरी है कि जिन क्षेत्रों की मिट्टी बहुत अधिक एसिडिक हो गई हो, उस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी हम रॉक फास्फेट के पाउडर का छिड़काव करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जो आपका रॉक फॉस्फेट है, यह भारत में रॉक फॉस्फेट का भंडार हमारी भारी कृषि मांग के मुकाबले दोस्तों बहुत ही कम है। इसीलिए भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोरक्को, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों से क्या करता है, आयात करता है। और ये आपको पता ही है कि मोरक्को जो है, इसके पास दुनिया के सबसे विशाल रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पायराइट की। यह लोहे का सल्फाइड है जो सल्फर का मुख्य स्रोत होता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक रूप से लोहे का सल्फाइड मतलब FeS2 इसको कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें लोहा और सल्फर दोनों मिले होते हैं। यह उद्योग जगत में सल्फर, जिसे कि हम हिंदी में गंधक भी कहते हैं, का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। पायराइट्स को दोस्तों मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। बहुत ही मतलब ज़रूरी फैक्ट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फूल्स गोल्ड, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रंग और इसकी चमक बिल्कुल असली सोने जैसी दिखती है। कई बार लोग इसे देखकर धोखा खा जाते हैं कि उन्हें सोना मिल गया है, इसलिए वैज्ञानिक इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। परीक्षा में यह सीधा वन लाइनर सवाल बनता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो सबसे बड़ा उपयोग दोस्तों है H2SO4। इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, या सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है। और ये क्या होता है, यह रसायनों का राजा भी कहा जाता है। तो इसके निर्माण में, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब बनाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों इसी का होता है, पायराइट का। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग होता है। और जो ये खेत या जैसे ऊसर हो गया, कोई धरती ऊसर हो गई, तो या क्षारीय मिट्टी को सुधारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मिट्टी के pH के मान को क्या कर देता है, pH वैल्यू को यह दोस्तों संतुलन अवस्था में ला के दे देता है। और भारत में पायराइट्स के उत्पादन और संचित भंडार दोनों ही मामलों में दोस्तों बिहार का पूरे देश में 95% से अधिक का एकाधिकार है। और बिहार का जो ये रोहतास जिला है, और वहाँ पे एक खान है आमझोर खदान, ठीक है, पूरे भारत में पायराइट्स उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। और जब भी परीक्षाओं में अगर आमझोर की खदान का नाम आए, तुरंत पायराइट्स और बिहार पर टिक लगाइए दोस्तों। क्विक रिवीजन अगर मैं करूं और 4 पॉइंट्स में मैं आपको जो है पायराइट्स के बारे में बताऊं, तो पायराइट्स लोहे का सल्फाइड है और इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। दूसरा फैक्ट है, इसका मुख्य उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने और क्षारीय मिट्टी के उपचार में। तीसरा अगर मैं बात करूं तो पायराइट्स के उत्पादन और भंडार में बिहार का देश में 95% से अधिक का एकाधिकार है। चौथा फैक्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बिहार का जो ये आपका रोहतास जिला है, वहाँ की आमझोर खदान इसका सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं अणुशक्ति के खनिजों की। तो दोस्तों अणुशक्ति खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाएं उनको हम क्या कहते हैं? अणुशक्ति खनिज कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकान हो गया, एंटीमनी है जिसको सुरमा भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका अणुशक्ति वाले खनिज हैं। और मैं अगर यूरेनियम की बात करूं तो इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अक्सर ये पूछा भी जाता है कि मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं, आप बताएंगे यूरेनियम। और इसे मतलब मेटल ऑफ होप क्यों कहा जाता है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि पारंपरिक ईंधनों की मैं बात करूं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये क्या हो रहे हैं, तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं और उनसे क्या होता है, प्रदूषण भी फैल रहा है। ऐसे में यूरेनियम भविष्य की ऊर्जा के लिए उम्मीद की एक किरण है। इसके अंदर स्वतः विखंडन जो है, यानी न्यूक्लियर फिजन की एक अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है। इसका मात्र 1 kg दोस्तों 1 किलोग्राम 25 लाख किलोग्राम कोयले के बराबर बिजली पैदा कर सकता है। इसीलिए यह परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्रमुख अयस्क की दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ, पिचब्लैंड हो गए, साम्ब्रिस्काइट हो गया, थोरियानाइट हो गया। 4 प्रमुख क्षेत्रों की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो झारखंड का जो आपका ये सिंहभूमि जिला है, ये
तो यह खनिज संपन्नता का दोस्तों गढ़ है। यहाँ देश के लगभग 70% यूरेनियम का उत्पादन होता है और यहाँ की जो जादूगोड़ा खदान है भारत की यूरेनियम की पहली खदान है। इसके अलावा दोस्तों आपका बगजाता और तुरामडीह भी यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध हैं झारखंड के। और दूसरा आपका देखिए ये तुम्मलपल्ली आंध्र प्रदेश का है, 2011 में इसकी खोज की गई है। यहाँ भी यूरेनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। मेघालय की खासी पहाड़ियों पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वहाँ पे एक स्थान है महादेख, यहाँ से भी आपका यूरेनियम का खनन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका राजस्थान का उदयपुर ज़िला है और आंध्र प्रदेश का नेल्लौर ज़िला है, वहाँ पर भी यूरेनियम के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। उदयपुर ज़िले में एक्चुअली एक खदान है उमरा खदान, कभी कभी ये पूछा जाता है कि उमरा खदान किसके लिए जानी जाती है, तो वहाँ से भी यूरेनियम के निक्षेप निकाले जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि भारत में यूरेनियम के खनन और शोध की जिम्मेदारी किसके पास है, ठीक है। तो एक नाम नोट करिए, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। उसका मुख्यालय दोस्तों आपका जादूगोड़ा झारखंड में ही है। आई होप दोस्तों यूरेनियम के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं थोरियम की। केरल के तट पर पाए जाने वाली मोनोजाइट बालू में थोरियम दोस्तों पाया जाता है। भारत विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें स्वतः विखंडन नहीं होता है, इसलिए यह बिजली बनाने के लिए दोस्तों उपयोगी फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इससे बिजली नहीं बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक तकनीक के जरिए हम पहले थोरियम को क्या करेंगे, इसको यूरेनियम 233 में बदल देंगे, उसके बाद फिर हम इससे बिजली बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम का क्या है, विशाल भंडार है। इसलिए हमारे परमाणु कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है वह पूरी तरह से थोरियम पर ही आधारित है। भविष्य में भारत की 100% परमाणु बिजली इसी थोरियम की बदौलत दोस्तों बनने वाली है और इस पर लगातार अभी शोध चल रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेरिलियम की। इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो बेरिलियम हमें कहाँ मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चट्टानें दोस्तों क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो बेरिलियम मुख्य रूप से ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसी में क्या है कि आग्नेय चट्टानों में एक खनिज पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बेरिल। इसी बेरिल खनिज से दोस्तों यहाँ बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। और आग्नेय चट्टानें आपको पता ही है कि जो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनती हैं, उनको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और दोस्तों परमाणु रिएक्टर के अंदर जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, बहुत तेज़ी से निकलते हैं। बेरिलियम में एक खास गुण यह होता है कि उन न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। इसीलिए परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग न्यूट्रॉन मॉडरेटर और न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है, ताकि परमाणु ऊर्जा जो है आपका सुरक्षित तरीके से बनाई जा सके। और जब दोस्तों इसी बेरिलियम को हम कॉपर के साथ यानी तांबे के साथ मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसको हम बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। यह धातु दोस्तों ये इतनी मजबूत होती है कि इसमें ऐसी स्प्रिंग और उपकरण इससे बनाए जाते हैं जो अंतरिक्ष यानों, विमानों और मिसाइलों में काम आते हैं। और बेरिलियम धातु एक्सरे किरणों को आसानी से क्या करता है, आर पार जाने देता है। इसीलिए मेडिकल साइंस में एक्सरे ट्यूब की खिड़की बनाने में इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो ये बेरिलियम है मुख्य रूप से राजस्थान, और राजस्थान भी मुख्य रूप से उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ जगहों पे इसके निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला भी बेरिलियम का वहाँ पे निक्षेप पाया जाता है, जबकि झारखंड का आपका हजारीबाग और कोडरमा भी बेरिलियम के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो बेरिलियम के बारे में अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो बेरिलियम की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों के बेरिल खनिज से होती है। परमाणु रिएक्टर में यह न्यूट्रॉन मंदक यानी मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग उच्च स्तर के मिश्र धातुओं और एक्सरे ट्यूब की खिड़कियों के निर्माण में होता है। भारत में मुख्य स्रोत की बात करूं तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड की जो पेम्पाटाइट चट्टानें दोस्तों होती हैं, इसी में यह पाया जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं एंटीमनी अथवा सूरमा की। यह स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। उपयोग की बात कर लूँ तो विद्युत तार बनाने में, टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने में, आभूषणों तथा बंदूक की कारतूसों के निर्माण में आपका एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। और एंटीमनी का दोस्तों ये सबसे बड़ा गुण यह है कि इसे दूसरी धातु जैसे सीसा मतलब हो गया के साथ मिलाया जाता है तो यह उन्हें बहुत मजबूत बना देता है। इसीलिए इसका उपयोग विद्युत तारों को मजबूती देने, टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने और आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। और बंदूक की जो कारतूसें और गोलियों के कठोर बनाने के लिए शीशे के साथ जो है इसको मिला दिया जाता है एंटीमनी को। एंटीमनी ट्राईऑक्साइड का उपयोग हम फ्लेम रिटार्डेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी जो आग ना पकड़ने वाले कपड़े, प्लास्टिक या हवाई जहाज़ की सीटें बनाई जाती हैं उनमें इसका लेप लगाया जाता है ताकि आग तेज़ी से ना फैल सके। और अगर मैं दूसरा फैक्ट की बात करूं तो ऐतिहासिक रूप से इसके बारीक पाउडर का उपयोग आँखों की सुंदरता बढ़ाने और औषधीय रूप से काजल या सुरमे के तौर पर किया जाता रहा है। इसीलिए इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, सुरमा भी है। और आधुनिक डिजिटल युग में जो है इसका उपयोग सेमी कंडक्टर बनाने में भी किया जा रहा है। और अगर इसके प्राप्ति की बात करूं भारत में तो मुख्य रूप से दोस्तों हिमाचल प्रदेश का आपका जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है वहाँ का जो बड़ा लाचा दर्रा है उसी के पास एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सिगरी ग्लेशियर दोस्तों। सिगरी ग्लेशियर है। ठीक है, वहाँ पर यह पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी मात्रा में इसके निक्षेप मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं मोटे मोटे फैक्ट्स की बात कर लूँ एंटीमनी के बारे में तो एंटीमनी का मुख्य अयस्क क्या है, स्टिबनाइट है। उपयोग शीशे को कठोर करने, ठीक है, और शीशे को जब आप कठोर करते हैं तो आप उससे कारतूस बना सकते हैं, विद्युत तार और टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने में। ठीक है, यह एक बेहतरीन अग्निरोधक तत्व भी है। भारत में इसका मुख्य स्रोत हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति क्षेत्र है। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर जिरकान की तो इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत जिरकोनियम अयस्क है। ठीक है, और ये दोस्तों जिरकोनियम का एक बहुत बड़ा ही अनोखा गुण यह होता है कि परमाणु भट्ठी में, ठीक है, यह अंदर ये न्यूट्रॉनों को सोखती नहीं है, क्योंकि अगर ये न्यूट्रॉनों को सोख लेगी तो परमाणु जो है भट्ठी में जो प्रक्रिया चल रही है वो क्या है, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसी अद्भुत गुण के कारण दोस्तों जो परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम के ईंधन की जो छड़ें हैं डाली जाती हैं उसका बाहरी कवर वो क्या होता है, और इसको हम एक नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है क्लैडिंग। जो ये क्लैडिंग होती है दोस्तों यह जिरकोनियम के मिश्र धातु की ही बनाई जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। इसके अलावा दोस्तों इसका जो गलनांक होता है वो भी बहुत हाई होता है। वो मेल्टिंग पॉइंट इसका 1855 डिग्री सेल्सियस तक का ताप ये झेल सकती है। ठीक है, साथ में इसमें कभी जंग भी नहीं लगता, इसीलिए इसका उपयोग इस शटल, मिसाइल और जेट इंजनों के पुर्जे बनाने में होता है। ठीक है, रत्न विज्ञान में जिरकान पत्थर आपने अगर सुना होगा तो प्रयोगशाला में निर्मित इसका एक रूप जो है यानी क्यूबिक जिरकोनिया होता है, जिसको कि सीजेड भी कहते हैं। क्यूबिक जिरकोनिया को दिखने में बिल्कुल असली हीरे जैसा चमकता है और बाजार में हीरे के सबसे लोकप्रिय विकल्प के रूप में भी यह मिलता है। और भारत में मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ केरल और तमिलनाडु के तटीय बालू से जिरकोनियम को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अन्य फैक्ट्स की। तो बिंदुसार निकाय रत्न तथा भवन निर्माण सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी लोअर में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, पूरे देश में मूल्यवान रत्नों, ठीक है, और भवन निर्माण सामग्रियों जैसे आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है आपका। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है खनिज संसाधनों का सबसे बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार हो गया, दंडकारण्य पठार हो गया, उड़ीसा का पठार हो गया, इसी क्षेत्र में स्थित हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुरी जो है एल्मुना प्लांट हेतु जाना जाता है। यह रांची में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। 1938 में स्थापित हिंडाल्को के मुरी संयंत्र में एल्मुना का निर्माण होता है। इसके लिए बॉक्साइट लोहरदगा के पास की नागरू पहाड़ियों से कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका ये
एल्युमिनियम बनाने से पहले क्या होता है कि बॉक्साइट को हम इसको पिघलाकर एल्यूमिना बनाते हैं। एल्यूमिना बनाने के बाद ही दोस्तों एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, तो यह मूरी संयंत्र जो है कच्चा माल आपका एक तरह से बॉक्साइट वहाँ आता है, बॉक्साइट को एल्यूमिना में बनाता है, एल्यूमिना फिर चला जाता है आपका रेणुकूट के हिंडाल्को संयंत्र में, वहाँ से वह एल्यूमिना क्या बन जाता है, एल्युमिनियम बन जाता है। ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट यूपी के ललितपुर में पाए जाते हैं। यूपी में ग्रेनाइट ललितपुर, महोबा एवं बांदा में पाया जाता है। इसको आप बालम से याद कर सकते हैं, बांदा, ललितपुर, महोबा। भंडारण में इसमें ग्रेनाइट में नंबर 1 पर है कर्नाटका, और इस समय उत्पादन सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का हो रहा है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है वहाँ से तांबा और अभ्रक का भी उत्खनन किया जाता है। संगमरमर की अगर दोस्तों मैं बात करूं, कायांतरित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है ये। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं, जैसे दोस्तों चूना पत्थर हो गया यानी लाइम स्टोन या डोलो स्टोन, तो जब अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण ये अपना रूप बदल लेती हैं, तभी जो है संगमरमर बनता है। और यह एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटालिक खनिज। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर है राजस्थान के नागौर जिले के मकराना जो है आपका, यहाँ से प्राप्त होता है। इसे मकराना मार्बल भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल और कोलकाता का जो प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल है, दोनों इसी मकराना मार्बल से ही बने हैं। मकराना मार्बल को वैश्विक धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है, यानी ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स। संगमरमर के तराशने, पालिश करने और कटाई का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा पूरे भारत में संगमरमर का अधिकतम उत्पादन अकेले जो है राजस्थान से किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए, सरल और सहज भाषा का प्रयोग मैंने किया, वो काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको अपने दोस्तों को भी बताना है तो शेयर करें। नमस्कार।